हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। आज एक ऐसे लैब टेस्ट के बारे में बात करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सीमेन की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। जी हाँ, सीमेन एनालिसिस इस टेस्ट का नाम है। जनरली ये शुक्राणुओं की संख्या को या फिर शुक्राणुओं की बनावट को, सीमेन के वॉल्यूम को, यानी ओवरऑल ये देखा जाता है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इंसान की, मर्दों की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और ये फर्टिलाइज करने की जो ताकत है या अपना जो वंश है वो आगे बढ़ाने की जो ताकत है, उस चीज़ को एनालिसिस किया जाता है। नॉर्मली अगर सब कुछ नॉर्मल होता है और नॉर्मली कंसीव कर पाता है कपल तो कोई ये टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो, 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मेल की फर्टिलिटी की जांच की जाती है और वो सीमेन एनालिसिस किया जाता है। सीमेन एनालिसिस में जनरली वॉल्यूम देखा जाता है कि पर इजैकुलेट कितना वॉल्यूम है, उसमें स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है, उसकी ओवरऑल मोटिलिटी कितनी है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी है, स्पर्म की वायबिलिटी क्या है और पीएच क्या है इसका। ये सारे फैक्टर इस टेस्ट में जो है परफॉर्म किए जाते हैं। तो जब सीमेन का एनालिसिस किया जाता है तो जनरली एक बात का ध्यान रखना होता है कि 3 से 7 दिन का एब्सटिनेंस होना चाहिए, यानी जो आपका सीमेन है वो आपकी बॉडी से नहीं निकलना चाहिए 3 से 7 दिन तक, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सीमेन जैसे ही सैंपल कलेक्ट किया उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी जांच हो जानी चाहिए। 30 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सीमेन को रखा जाता है, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहली बात जो देखी जाती है इसमें सीमेन का वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो जो नॉर्मली क्राइटेरिया है वो पर इजैकुलेट 1.5 ml से ज़्यादा सीमेन होना चाहिए। अगर सीमेन इससे कम है, यानी 1 ml से भी अगर कम सीमेन आपका निकल रहा है एक बार में, तो ये कंडीशन में आपको जो है आपके पेशाब की जांच करानी चाहिए। यानी स्पर्म काउंट अगर कम आ रहा है या फिर सीमेन का वॉल्यूम कम है, तो हो सकता है कि ये रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन की वजह से हो। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या होता है कि जो सीमेन होता है कई फैक्टर्स की वजह से ये यूरिन में मिक्स हो जाता है, यानी जो रास्ता सीमेन का निकलने का है वो कहीं पीछे ही पेशाब में आपके मिक्स हो जाता है। तो इसलिए यूरिन एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें स्पर्म की जांच करेंगे, अगर उसमें स्पर्म मिलते हैं और आपका वॉल्यूम यूरिन में अगर आपके स्पर्म मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन से अफलिक्टेड है। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो है वो कई मेडिकल कंडीशंस की वजह से होता है। कभी कभी स्पाइनल इंजरीज की वजह से, या शुगर के पेशेंट में हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको होती है उसमें ये हो जाता है। कई तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं या कोई रास्ता बन जाता है, किसी तरीके की सर्जरी करते हैं या ऑपरेशन ऐसे करते हैं जिससे जो स्पर्म वाली नली है वो पेशाब की नली में उसमें छेद हो जाता है या फिर उसमें रास्ता बन जाता है। तो इन सब कंडीशन को रूल आउट करने के लिए आप यूरिन एनालिसिस भी करा सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगा कि स्पर्म का जो वॉल्यूम है वो 1.5 ml से ज़्यादा होना चाहिए पर ml। स्पर्म काउंट की बात करें तो एक बार के इजैकुलेशन में 39 मिलियन स्पर्म होने चाहिए कम से कम, इतने नॉर्मली होते हैं, इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। 39 मिलियन कम से कम होने चाहिए। अगर स्पर्म का काउंट आपका कम आ रहा है तो ये आपकी बॉडी में स्पर्म सही से नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर इसकी जो है इवेल्युएट करके इसकी जांच सही से करके फिर इस चीज़ को करेक्ट किया जाता है। जो स्पर्म का पीएच होता है वो 7.2 से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो पीएच भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो सीमेन है उसका पीएच भी नॉर्मल होना चाहिए ताकि स्पर्म जो है उससे ख़त्म नहीं हो। इसके अलावा स्पर्म की वायबिलिटी देखी जाती है, कितने दिन तक ये जीते हैं, कितने टाइम तक ये स्पर्म जो है जी रहे हैं। इसका लिक्विफेक्शन देखा जाता है सीमेन का। लिक्विफेक्शन में कितनी देर बाद जो है इसका जो है लिक्विफाइड हो गया है, यानी ये पानी सा बन जाता है। वाइटलिटी देखी जाती है, मोटिलिटी देखी जाती है। स्पर्म की मोटिलिटी, जो ओवरऑल मोटिलिटी है स्पर्म की, वो 40% होनी चाहिए और जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो 32% होनी चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं।
तो इस तरीके से स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी इसमें स्टडी की जाती है, यानी स्पर्म की जो बनावट है, इसका शेप है, इसका साइज है, किसी स्पर्म का हेड में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की टेल में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हम स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को देखकर भी अंडरलाइंग कॉजेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इन स्पर्म जो अपनी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी से यानी नॉर्मल बनावट से अलग उसकी बनावट है, तो कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो दोस्तों, स्पर्म एनालिसिस जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मर्दों में बहुत सबसे पहले यही कराया जाता है। इसके अलावा भी अगर आप स्पर्म काउंट जो देखा जाता है, अगर स्पर्म काउंट कम आ रहा है तो उसके भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। वो चाहे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हो सकता है कम हो, या फिर जो दूसरे हार्मोन होते हैं, स्टिमुलेटिंग टाइप के हार्मोन होते हैं, एलएच होता है, एफएसएच होता है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू डिरेंज्ड हो, उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट जो है कम आता है काफ़ी। तो अगर स्पर्म काउंट कम आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप ये सारे टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है सीमेन एनालिसिस, प्राइमरी टेस्ट है इनफर्टिलिटी के लिए।